हेलो प्यारे भाई, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। और दोस्तों, आज का लेक्चर आप सभी फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। और काफी ज्यादा कमेंट आने के बाद में मैं लेक्चर दोबारा से लेकर आया, क्योंकि रीजन बता देता हूँ कि मेरे को आपका इकोनॉमिक्स और आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करवाना था, तो सबसे ज्यादा मैंने वीडियो उन पर बनाई है। ठीक है, तो अब जाकर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बस 3 चैप्टर रहे हैं और 3 चैप्टर अगली 2 वीडियोस में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बट आज का जो लेक्चर है वो है आपका योर लॉज एंड योर राइट्स। जो आपके पास में सब्जेक्ट है, कौन सा सेक्स का सब्जेक्ट है उसके ऊपर रहने वाला है। कौन सा है आपका सब्जेक्ट? योर लॉज और योर राइट्स। ठीक है, इसकी मैंने ऑलरेडी, मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि इसकी मैंने ऑलरेडी 2 यूनिट, क्या 2 यूनिट कंप्लीट करवा दिए विद फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ नोट्स के थ्रू। ठीक है, ये पीडीएफ नोट्स सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बट आपको क्या है कि आपको उन्हें डीप पढ़ना है, पूरा हर एक वर्डिंग को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप वर्डिंग नहीं पढ़ोगे तो आपको समझने नहीं आएगी। इसलिए मैं यहाँ पर पीडीएफ खोलता हूँ सामने लैपटॉप में और आपको वर्डिंग के थ्रू समझाता हूँ। जो चीज समझानी होती है वर्डिंग के थ्रू उसको पढ़ के सिखाता हूँ, वरना उसका डायरेक्ट पॉइंट बताता हूँ और पॉइंट का मुझे आंसर पता होता है तो मैं उसको सिंपल सी आपकी भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, तो वर्डिंग पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2 यूनिट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का यूनिट होगी, आज की यूनिट होगी हमारी यूनिट 3। और यूनिट 3 के अंदर अपने आप में 3 लेसन है और इन 3 लेसन को आज की एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे वीडियो कितनी ही लंबी हो। ठीक है, बट आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यूनिट 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कम से कम 3 क्वेश्चन अकेली यूनिट 3 पर लेकर चलेगी और 45 मार्क्स की है यूनिट 3 अपनी अकेली। ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूं, 45 मार्क्स की है यूनिट 3 अकेली। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा वॉच करना टिल द एंड, कट मत करना, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि 45 मार्क्स कहां चले गए। समझ में आई बात? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपको हर एक लेक्चर का और हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले, साथ में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और एक लाइक करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, फ्री में अभी तक। तो आगे तो मुझे नहीं पता, बट प्लीज एक लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर कर दिया करो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जो यूनिट 3 है, कौन सी आपकी यूनिट 3 जो रहने वाली है, इसके अंदर है इक्विटी, इक्विलिटी एंड नॉन, क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट, इसलिए रहने वाली है। और इसी के अंदर आपके 3 लेसन निकल के आते हैं। हालांकि 4 लेसन है, बट इंपॉर्टेंट 3 लेसन है, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं 3 लेसन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल में हमने उठाकर देखा है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। सबसे पहले जान लेते हैं इसका पहला लेसन है, वो है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसकी जो पहला पार्ट है, इसमें हम वुमेन्स के अगेंस्ट जितने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है, रेप होते हैं, उनके अगेंस्ट उनके क्या राइट्स है। अभी यहां पर सिर्फ हम वुमेन्स राइट्स जानेंगे। क्या जानेंगे? वुमेन के, महिलाओं के अधिकार जानेंगे हम यहां पर। वुमेन राइट्स अगेंस्ट किसके? रेप या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट, इनके ऊपर जानेंगे। और इसलिए मैंने कहा था कि ये 45 मार्क्स की यूनिट इसलिए दिलाएगी, क्योंकि वुमेन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रियल लाइफ से भी, या फिर अगर आपके एग्जाम में भी कहीं पर भी वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो 100% वो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट है। वुमेन जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी गर्लफ्रेंड्स आपकी, या फिर वाइफ बोल सकते हो, जो भी है, हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हमारी लाइफ की बहुत ही
अच्छी और इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो इनके राइट्स के बारे में जानेंगे कि इनके रेप और सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट इनके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, ये क्या क्या अपने लिए करवा सकती है। पहले समझते हैं भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा क्या है। भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर ही नहीं, मतलब अदर कंट्रीज में भी अगर हम देखें, बट हमारे यहाँ पर एसओ की बात हो रही है तो एसओ में सिर्फ भारत से रिलेटेड बात करेंगे। भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कैसी है, उनके खिलाफ क्या क्या कानून, जरूर देखते हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गहरी जड़ें जमा चुकी है। बिल्कुल, देखो सबसे पहले मैं अगर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर जो वुमेन्स है ना, उनके साथ में सबसे पहले जो गलत होता है ना, गलत होता है वो सबसे पहले उनके होम, उनके घरों से स्टार्ट होता है। ये सत्य है, आज के टाइम पर सत्य है। किसी को दहेज लेके लिए, किसी की सास, किसी की क्या कहती है, उसका पति दारू पी के मारता, उसे उसके बच्चे उसको घर में नहीं रखते, वो बूढ़ी हो जाती है, उसको वृद्ध आश्रम पर भेज देते। तो ऐसी सारी चीजें सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है, घरों से। सबसे पहला इनकी नींव, इनके साथ में जो अहिंसा होती है उनकी नींव कहां से रखी जाती है, घर में ही उनकी नींव रखी जाती है, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, सामाजिक मुद्दा है जो सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, धर्मों और क्षेत्रों की महिलाओं को प्रभावित करती है। यस बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि आप किसी नीची कास्ट की औरत हो तो सिर्फ आपके साथ होगा, नहीं, बड़ी बड़ी कास्ट हो, छोटी कास्ट हो, मिडिल कास्ट हो, हर एक कास्ट की महिलाओं के साथ में ऐसा होता आया है आज के टाइम पर, और होता है अभी भी, ठीक है, अभी भी होता है। लेकिन कोई ज्यादा आवाज नहीं उठाता है, बट क्यों नहीं उठाते तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कर सकते हैं। आगे बोला विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद देश के लिंग आधारित हिंसा एक महत्वपूर्ण चिंता बनी है। यह एक इस विषय पर व्यापक चर्चा है। बिल्कुल, इस विषय पर हमें व्यापक चर्चा है। जैसे मैंने बोला है कि सबसे पहले जो अहिंसा स्टार्ट होती है वो आपके घरों से स्टार्ट होती है, औरतों को लेकर हो या फिर लड़कियों को लेकर हो। क्या होता है आज के टाइम पर ज्यादातर क्या करते हैं, लड़की है बाहर नहीं जा सकती, ट्यूशन जा रही है, उसे छोड़ने भी जा रहे हैं, उसे लेने भी जा रहे हैं। मतलब आज के टाइम पे खुद घर वाले ऐसे होते हैं जो लड़कियों पर इतना सा विश्वास नहीं करते, इतना सा भी 1%, ये नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे या कुछ गलत काम नहीं, मतलब समाज को लेकर, क्या लेकर, समाज को लेकर विश्वास नहीं करते हैं। ये देखा जाए तो काफी हद तक लोग, घर वालों गलत भी है, लेकिन काफी हद तक सही भी है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हमारी बेटियों के साथ में, हमारी बहुओं के साथ में गलत ना हो, ठीक है। बट यहाँ पर कहीं ये चीज नेगेटिव भी हो जाती है कि लड़की फिर बच्चियां ये सोचती है यार कि घर वाले छोड़ने जा रहे हैं, घर वाले लेने जा रहे हैं, कहीं अकेले भी नहीं जाने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, दोस्तों के साथ में कहीं घूमने भी नहीं जाने दे रहे, तो वो ना अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, घुटती चली जाती है, मतलब स्ट्रेस में भी आ जाती है। तो एक चीज है ना कहीं हद तक गलत भी है, ये कहीं चीज हद तक गलत भी है, ठीक है। बट इसके बारे में बात नहीं करते, टॉपिक अलग है। पहला क्या है, पहला है घरेलू हिंसा की व्यापकता। पहला पॉइंट है, अभी से बिठा देते हैं, ठीक है। इसी के अंदर पहला पॉइंट हमारा आता है भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, हमने बात करी है, तो इसमें पहला पॉइंट है, क्या है, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा की व्यापकता, व्यापकता मतलब भैया हमें पहले यहां पर यह समझना है कि घरेलू हिंसा कितना व्यापक है, कितना बड़ा है और क्यों है, ये चीज समझते हैं। बोला भारत में घरेलू हिंसा व्यापक है और अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती है। समझो, बता नहीं सकता लेकिन समझो, बंद दरवाजों के पीछे होती है। बंद दरवाजों के पीछे मतलब भाई अगर कोई सास है या अपनी बहू से दहेज मांगती है तो अड़ोसी पड़ोसी के सामने उसे टॉर्चर नहीं करेगी, अड़ोसी पड़ोसी के सामने उसे टॉर्चर नहीं करेगी। करेगी तो क्या करेगी, या तो घर का दरवाजा बंद होगा, क्या होगा, घर का दरवाजा बंद होगा, डोर क्लोज होगा, ठीक है, डोर क्लोज होगा, और फिर उसे ताने दिए जाएंगे, किसी भी किसी तरीके से उसे टॉर्चर किया जाएगा कि बस दहेज लेकर आ, हमें तो दहेज चाहिए और तुझसे कुछ नहीं चाहिए। या फिर तू, लड़की क्या है, बहुत ज्यादा काम भी करती है घर में, क्या करती है, बहुत ज्यादा काम भी करती है, बहू है लड़की, काम भी करती है, लेकिन फिर भी उसे क्या बोला जाता है कि नहीं तुमने तो काम ही नहीं करती, सारा दिन सोती रहती है, घर पे रहती है, तब भी पता नहीं क्या खाती रहती है, वो करती रहती है, मतलब अलग अलग प्रकार से उन्हें क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और ये सत्य है, ये आज भी किया जाता है,
जो लोग एजुकेटेड नहीं है ना, उनके घरों में ये काम होते हैं रियल। इसलिए बोला जाता है कि आप एजुकेटेड रहो और अपने माँ बाप को भी एजुकेट करते रहो साथ साथ में, ताकि आप भी ग्रो करोगे और आपके माँ बाप भी आपके साथ साथ में ग्रो करते रहेंगे और उनकी सोच भी अच्छी होती चली जाएगी। समझ में आई बात? चलिए, पहला पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कारण और योगदान कारक। क्या मतलब है इसका? यहां पर क्या मतलब है? कारण और योगदान कारक। क्या कारक? क्या मतलब है? मतलब समझो इसका। केवल है भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की व्यापकता में कई कारक योगदान है, जिसमें गहराई से निहित प्रतिस्पर्धात्मकता, मानदंड, असमान शक्ति गतिशीलता, महिला सशक्तिकरण की कमी, आर्थिक निर्भरता और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच शामिल है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एक पॉइंट बोलिए असमान शक्ति गतिशीलता और एक पॉइंट है महिला सशक्तिकरण की कमी। मतलब महिला को अपना शक्तिकरण, मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति है ही नहीं कि अपने घर वालों से फिर अपने ससुराल वालों से वो लड़ सके किस चीज में कि नहीं आप तो मेरे साथ में गलत कर रहे हो। मतलब वो क्या करती है, घुटती रहती है, उनकी बुराइयों को सहन करती रहती है, जो उनके साथ में गलत काम होता है उसको सहन करती रहती है, अपने आप में चुप रहती है, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। उसकी शक्ति कम हो जाती है, फिर वो उसका हिम्मत नहीं होती हो कि पलट के अपने घर वालों के साथ में फिर अपने जो ससुराल वाले उनके साथ में उनके के खिलाफ कुछ कर सके, बिल्कुल भी नहीं। बट गुनाह करने से ज्यादा बड़ा होता है गुनाह सहना, तो गुनाह मत सहा करो कभी भी, ठीक है। आर्थिक निर्भरता, आर्थिक निर्भरता भाई मतलब वही किसके बारे में? दहेज के बारे में, ठीक है। शिक्षा, अगर लड़कियां शिक्षित ही नहीं होगी तो उनके साथ आप कुछ भी करो वो चुपचाप ही रहेगी, वो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर लड़कियां एजुकेटेड नहीं होगी, हमारी महिला एजुकेटेड नहीं होगी, तो उनके साथ कितना ही हैरेसमेंट हो जाए वो बेचारी हमेशा चुप रहेगी, वो कभी भी अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएगी, ये सत्य है। कानूनी ढांचा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है क्या? कानूनी ढांचा। कानूनी कानूनी ढांचा, यहां पर ये पॉइंट क्यों दिया गया है इसको समझते हैं। बोला है भारत में घरेलू हिंसा को संबोधित करने के लिए कानून बनाए हैं, विशेष रूप से 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम। बिल्कुल 2005 में एक अधिनियम बनाया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम। एक क्या बनाया गया 2005 में? एक अधिनियम बनाया गया था जो कि किसके लिए था? महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। किसके लिए था? महिलाओं की सुरक्षा के लिए था वो ये अधिनियम, राइट। क्या था? महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये अधिनियम था, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है? यह कानून घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल, जो 2005 अधिनियम कानून महिला सुरक्षा अधिनियम है, 2005 महिला सुरक्षा अधिनियम, इसके अंतर जितनी भी महिलाओं के साथ में गलत होता है उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। किस अधिनियम के तहत? 2005 अधिनियम के तहत। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब से ये अधिनियम पारित हुआ ना उसके बाद में आप लोग, जहां तक मुझे पता है कि लाइक 2015 के बाद, चाहे 2005 में आ गया हो, लेकिन 2015 के बाद में लड़कियों में अपने लिए लड़ने की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हर एक, अगर आप यूपीएससी के रिजल्ट उठाओ, आप एसएससी के रिजल्ट उठाओ, आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, हर किसी के रिजल्ट उठाओ, हर किसी में आपको लड़कियां सबसे आगे मिलेगी। लड़कियां सबसे आगे मिलेगी, क्यों? वो एजुकेटेड होती जा रही है, वो अपने लिए लड़ना सीखती जा रही है। समझ में एक बार, अपने लिए लड़ना सीखती जा रही है। हर बार हम लड़कों को ही बोला जाता है कि नहीं आपको घर संभालना है, आपको जिम्मेदारी करनी है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सारा प्रेशर लड़कों के ऊपर होता है, आपको ही पढ़ाई करनी है, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती। लेकिन ये गलत चीज है। अगर इक्वलिटी दे रहे हो तो दोनों को बराबर दो, अदरवाइज खत्म कर दो। बिल्कुल समझ में। चुनौतियों को और बाधाएं। अब भैया इसमें वुमेन्स के साथ में अगर घर में अहिंसा हो रही है तो उसमें कौन सी चुनौतियां हैं उनके सामने? क्या है? कौन सी उनके सामने चुनौतियां है भैया? चुनौतियां क्या है? और या फिर उनके सामने
बाधाएं क्या है, इसको भी जरा विस्तार से समझते हैं। बोला है कानूनी ढांचे के अस्तित्व के बावजूद घरेलू हिंसा को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। बिल्कुल भाई, आपके पास में चाहे कितना ही कानूनी ढांचा हो, कितना ही अच्छा हो, बट आजकल आप देखोगे कि भाई आपकी वाइफ, मान लो आप उसे कितना ही मारो, कितना ही मारो, आप दारू पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ में गलत काम कर रहे हो, वो क्या सोचेगी कि नहीं यार मेरा पति है, कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड है, कोई बात नहीं, मुझे कहाँ जाना है इनके बिना, ये वो फलाना ठिकाना। वो क्या करेगी, अंदर अंदर ये चीज सोचेगी कि नहीं, फिर भी वो क्या सोचेगी, उसके बारे में अच्छा सोचेगी, यानी उसके लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई वो नहीं करेगी वहां पर। समझ में आएगा। कानूनों कानूनों का कार्यान्वयन अक्सर कमजोर हो जाता है, इसी कारण कानून क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उनकी कोई, भाई जब महिला के अंदर क्या होती है, ममता होती है, ममता होती है, वो सोचते हैं नहीं यार मेरा बेटा है, क्या करूं, ठीक है कोई नहीं, बेटा कह रहा है अलग रहने की, रह लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा तू खुश रहे, है ना। इससे क्या होता है, महिलाएं भी कमजोर होगी और हमारा कानून जो उनके लिए कानून बनाया गया है 2005 महिला सुरक्षा अधिनियम, वो भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। समझ में आएगा। हाँ, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास उचित परीक्षण और संसाधनों की कमी हो जाती है। बिल्कुल उनके पास में कोई परीक्षण रहता है नहीं, क्या ट्रेनिंग दिलाया उनको। सामाजिक कलंक और पीड़ित दोषित महिलाओं को घटनाओं की रिपोर्ट करने से प्रोत्साहित करते हैं और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी समस्या और बढ़ा देती है। होगी बात कंप्लीट। यहाँ पर वही बात थी जो बता दी। पांचवा पॉइंट क्या है, पॉइंट काफी सारे, ध्यान रखना। पांचवा पॉइंट है महिला और समाज पर प्रभाव। महिला और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, बुरा प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या है, घरेलू हिंसा का महिला पर गंभीर शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल, क्योंकि भाई जब महिला किसी जुर्म को बार बार सहती चली जाएगी अपने अंदर, वो क्या होगी, उनके घर वाले या फिर उनके बच्चे या फिर उसके साथ जो वो गलत कर रहा है, कोई भी पर्सन उसके साथ में जो गलत कर रहा है, वो क्या सोचेगा कि यार मैं तो इसके साथ कुछ भी करूं, ये तो सब कुछ सहन कर रही है, कुछ कर नहीं रही। तो उसको क्या करेगा, एक तो जो गुनहगार है उसको ही बढ़ावा देगा और उसके ऊपर प्रतिबंध लगता ही चले जाएगा। मतलब वो महिला उस दलदल के अंदर घुसती ही चले जाएगी, उससे बाहर नहीं आ सकती वो बाद में। समझ में आई बात। उनके अवसरों को सीमित करता है और उनके समग्र कल्याण को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त बिल्कुल भाई उनका कल्याण वो तो प्रभावित हो जाएगा, मतलब उसकी अच्छा, मतलब उसके जो चीज अच्छा होना वो खराब होता चले जाएगा। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है। बिल्कुल बाधा डालता है कि भैया आप लोग देखोगे क्या होता है, क्या भैया कोई किसी लड़की के साथ में गलत हुआ, किसी के साथ में गलत हो जाता है, तो पहले तो क्या होता है कि वो ना सब कुछ सहन करती रहती है ना। फिर बाद में एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब उसको इस दुनिया से छोड़ के जाना पड़ जाता है, उसको इस दुनिया से छोड़ के जाना पड़ जाता है। जब उसके प्रोटेस्ट में काफी सारी देश की महिलाएं, लड़कियां, फिर लड़के भी कैंडल्स लेके उसके लिए जस्टिस मांगते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए इस लड़की के लिए। उससे क्या होता है, कानून व्यवस्था भी बिगड़ जाती है और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है, क्योंकि पहले तो उस बेचारे को न्याय मिला नहीं, पहले तो वो चुपचाप सहती रही, सब कुछ सहती रही, और जब वो इस देश को जाकर छोड़कर चली गई तो उसको न्याय दिलाने के लिए जो लोग जुड़े, उनसे क्या हुआ, हमारी थोड़ी सी कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। बिल्कुल बिगड़ती, क्योंकि यार पहले तो चीजों को पता नहीं होता और फिर एकदम से आप किसी चीज के ऊपर ऐसा वो कर देते हो तो वो भी यार हिल जाते हैं, ये क्या हो गया, हमें तो इस चीज का पता ही नहीं था, ये नहीं था, अब कैसे उसको न्याय दिलाए, क्या करे वो करे, तो उसमें टाइम लगता है और ये सत्य है, टाइम लगता है। हर किसी को भैया ऐसे तो नहीं कि उसने इसके ऊपर उंगली उठा दी, मान लो किसी लड़के ने किसी लड़के के ऊपर उंगली उठा दी और वो गलत है। आज के टाइम पे ये भी होता है कि भैया लड़कियों की ज्यादा सुनी जाती है, लड़कों की नहीं सुनी जाती, बट ये गलत है। हमें दोनों तरफ से पक्ष देखना पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है, सारे सबूत भी देखने पड़ते हैं ना। इसलिए तो आप लोग देखोगे जब किसी को फांसी देनी होती है ना तो बहुत टाइम लगता है, रियली बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि कानून व्यवस्था ये चाहती है, ठीक है उसने अपराध किया, हमने मान लिया और सबूत उसके खिलाफ है, बट पूरी जांच पड़ताल हो कि सबूत वाकई में उसके खिलाफ है या फिर कहीं उसके साथ में कोई साजिश तो रची जा रही है उसको फंसाने के लिए, ताकि किसी को न्याय मिले तो सही मिले और किसी को दोषी पाए तो बिल्कुल सही दोषी पाए, वरना किसी बेकसूर की जान चली जाए तो इसमें क्या होने था।
समझ में ये बात? मतलब ये है कि भैया किसी के साथ, महिला के साथ में गलत हुआ है, ठीक है, और जिस भी जने ने या फिर जिस भी ने उसके साथ में गलत किया है तो उसके खिलाफ सारे सबूत होने चाहिए, तब जाकर कोर्ट, अदालत या फिर जो हमारी कानून व्यवस्था है वो उसके खिलाफ एक्शन ले पाएगी, जो भी लीगल एक्शन ले पाएगी, जिससे लड़की और लड़की के घर वालों को न्याय मिल सके। समझ में आई बात? चलिए, सरकारी पहल और गैर सरकारी संगठन, आगे का रास्ता, ये अगले पॉइंट है इसके, ठीक है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, अगर मैं आपको बात करूं ना क्वेश्चन। यस, अब आप लोग पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को लिखिए और ट्रिपल स्टार लगाइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखिए और एक क्या लगाइए? ट्रिपल स्टार। यहाँ पर लगाइए ट्रिपल स्टार। 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग तैयार करना। क्या है? कार्यस्थल पर महिला अधिकार। कार्य स्थल पर महिलाओं के अधिकार। महिलाओं के अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार मतलब क्या भैया? आज के टाइम पे क्या है, बहुत से ज्यादा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो काम करने जाती है, अपना घर चलाती है 18 ईयर कंप्लीट होने के बाद में, या फिर 12th क्लास पास आउट होने के बाद में घर की कंडीशन के कारण, या फिर अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनने के कारण क्या करती है? काम करने जाती है, ऑफिस जाती है, कोई कारखाना जाती है, कोई फैक्ट्री जाती है। तो उनमें उनमें उनके क्या अधिकार निकल कर आते हैं? अगर उनके साथ में कोई शोषण होता है तो उसमें उनके क्या अधिकार है, फिर उनमें वहां पर उनकी सेफ्टी के लिए क्या अधिकार है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने चाहे क्वेश्चन इतना सही लिखा है, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लेकिन चाहे क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के आ जाए, अगर वहां पर दो वर्ड सेम मिल गया आपको, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, ये इतनी फ्रेज, ये जो फ्रेज लिखी है, अगर इतना आपको वहां पर मिल गया तो जो आंसर बता रहा हूं वही लिख देना, जो पीडीएफ में आपको मिलेगी वही आंसर आपको लिख देना, बाहर नहीं जाना है। सिंपल सी बात। चलिए पढ़ते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के संदर्भ में है। मतलब आज के टाइम पे बहुत जगह ऐसा होता है कि जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के बॉस होते हैं, अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर महिलाओं को ये बोलते हैं कि आप मेरे साथ ये कर लो, वो कर लो, मैं आपकी पोस्ट बढ़ा दूंगा, सैलरी बढ़ा दूंगा, यानी टॉर्चर किया जाता है उनको, मतलब लालच दिया जाता है वहां पर, ठीक है। ऐसी चीजें यहाँ पर बोली गई है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप लोग देखते हो यार, आप लोग यूट्यूब भी देखते हो, वीडियो फेसबुक भी देखते हो, काफी सारी चीजें आपको जो यूट्यूबर्स है वो इन चीजों का ज्ञान बांटते हैं, बिल्कुल देखते हैं कि आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो जाए, आप लोग अवेयर रहो। बट आप लोग क्या करते हो? यूट्यूब पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, सिर्फ गलत चीजें देखते हो, सिर्फ गाली गलौज वाले चैनल ही देखते हो, गाली गलौज चीज देखते हो, किसी कॉमेडी देख ली, हंसी मजाक कर ले, ठीक है, एक हद तक वो चीजें ठीक है, लेकिन एजुकेटेड भी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता आने वाला टाइम इतना बेहतरीन आएगा ना, सच बता रहा हूं। जो एजुकेटेड रहेगा डेली बाय डेली, जो करंट अफेयर से डेली बाय डेली जुड़ता रहेगा ना, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा। बट जो नहीं जुड़ा रहेगा वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा, और ये सत्य है, ठीक है। यौन पीड़ित की व्यापकता, बिल्कुल पहला पॉइंट है यौन यौन पीड़ित की व्यापकता, मतलब यहाँ पर रेप की बात हुई है, यहाँ पर रेप की बात है कि कार्यस्थल पर यौन सॉरी उत्पीड़न है, यहाँ पर गलत लिख दिया, उत्पीड़न उत्पीड़न कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक व्यापक मुद्दा है जो भारत सहित दुनिया भर की महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। इसमें अवांछित प्रगति, यौन संबंधों के लिए अनुरोध और यौन प्रगति के अन्य मौखिक या शारीरिक आचरण शामिल है। डर, कलंक या प्रतिशोध की चिंता के कारण कई मामले भी दर्ज नहीं, क्या बोलेगा, कई मामले दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल वो क्या सोचती है कि भैया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑफिस में, बिल्कुल ऐसा होता है। फिर वो सोचती है यार मुझे तो समाज है, पता नहीं क्या बोलेगा, दुत्कारेगा, वो करेगा, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तुम्हें किस कोई कहे, उन्हें कहने दो, आपके साथ में गलत हुआ है, आपका अधिकार है अपने साथ में गलत हुई चीजों पर अपना न्याय प्राप्त करना, आपको चुप नहीं रहना। तो इस टाइप पर जितनी भी लड़कियां हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रही है, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कि अगर आप लोगों के साथ में कभी भी छोटी सी भी चीज होती है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करें, ये सोच के नहीं कि यार मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, नहीं। अगर आप लोग अभी से उनको अपनी हर एक बात बताते हुए चलोगे तो आप, रियल बोल रहा हूं, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सेफ रहोगे और आप आने वाले अपने डिसीजन भी अगर अपने घर वालों को बताते हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, घर वाले आपका उसमें साथ देंगे और ये सत्य है, साथ देंगे। तो इसलिए जितनी भी लड़कियां उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ में कुछ भी गलत ना होने दे, छोटी सी छोटी चीजें अपने घर वालों को बतानी है तो मतलब बतानी है। और ये शर्माने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, फिर ये सोचने वाली बात नहीं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। जन्म तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने दिया है, खाना तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने खिलाया है, चलना तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है, ठीक है, रोटी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने दी है, समझ में आई। तो तुम्हें दुनिया वालों से मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने और अपने माँ बाप से मतलब होना चाहिए, सिंपल सी बात। चलिए, कानूनी ढांचा, अब उनके लिए क्या कानूनी ढांचा है, क्या उनके लिए क्या, उनके लिए क्या कानूनी ढांचा यहाँ पर देखते हैं। बोला है भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को शोषित करने के लिए कानूनी ढांचा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन पीड़ित अधिनियम 2013 द्वारा प्रदान किया गया है। बिल्कुल कार्यस्थलों को, जैसे मैंने 2005 में बताया था वैसे 2013 का अधिनियम आया जो कार्यस्थल, 2013 का कार्यस्थल स्थल यौन पीड़ित अधिनियम, क्या है, क्या है, यौन उत्पीड़न अधिनियम, क्या है, यौन पीड़ित, यौन कार्यस्थल यौन उत्पीड़न अधिनियम आया 2013 का। इसके अंतर्गत इसके यहाँ पर सारे क्या लिखे हुए हैं, कानूनी कार्रवाई लिखी हुई है। महिलाओं के अधिकारों पर प्रभाव, बिल्कुल महिलाओं के अधिकारों पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है अगर वो चुप रहेगी महिलाएं, है ना, अपने, अगर उनके साथ में कुछ भी हो जाए, मान के चलो ऑफिस में किसी भी कार्यस्थल में, क्या है, अधिकारों का प्रभाव, अधिकारों को प्रभाव, ठीक है, अगर उनके साथ में कुछ भी हो जाए और वो चुप रही तो उनके जो अधिकार है, उन्हें जो मिले हुए वो प्रभावित होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव तरीके से प्रभावित होते हैं। कैसे, यौन उत्पीड़न न केवल महिलाओं के सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल के अधिकारों का उल्लंघन करता है बल्कि उनके करियर की प्रगति में भी बाधा डालता है, बिल्कुल बाधा डाल देता है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, आप लोग स्ट्रेस में आ जाओगे, ठीक है, सारी लड़कियां महिला स्ट्रेस में आ जाएगी, अगर जिनके साथ में गलत होगा स्ट्रेस में आ जाएगी, अंदर ही अंदर घुटेगी, खाना खाएगी, खाना नहीं लगेगा, बॉडी खत्म होती चली जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तो ना ही वो कुछ काम कर पाएगी ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। समझ में, तो फालतू की टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। चीजों को अपने दोस्तों के साथ में, जिन पर आपका विश्वास हो, जिन पर आपको विश्वास हो उनके साथ में, अपने सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन होता है, आपके माँ बाप, और किसी से बातें शेयर मत करो क्योंकि दुनिया सिर्फ मजाक बनाती है लेकिन माँ बाप साथ देते हैं और ये सच है, ठीक है। यह लैंगिक असमानता को कायम रखता है और क्योंकि महिलाओं और उनकी नौकरियों या पदोन्नति बनाए रखने रखने के लिए उत्पीड़न सहने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। बिल्कुल वही बात हुई है, पूरा कंक्लूजन देखो वही निकल कर आ गया, मतलब वो चीज सहती रहती है कि यार नौकरी ना चले जाए, घर बार हमारा कैसे चलेगा, हम कैसे अपने मम्मी पापा को पालेंगे, हम कैसे अपनी बूढ़ी माँ को पालेंगे, कैसे हम अपने बूढ़े पापा को पालेंगे, कैसे छोटे भाई बहन की खर्चा चलेगा, पढ़ेगा, ये चीजें आपको नहीं सोचनी है। अगर भगवान ने ये नौबत दिखाई है कि आपकी लाइफ में आपके साथ में गलत हुआ है तो वही रास्ता भी बनाएगा उस चीज को सॉल्व करके, वो आपके लिए कई और नए रास्ते खोल देगा जिससे आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। अगर एक रास्ता बंद होता तो अगले 5 रास्ते आपके लिए खुल जाते और ये सत्य है। बाधाएं और चुनौतियां, वही चुनौतियां मैंने ऑलरेडी पहले बताया है। रिपोर्टिंग का महत्व, रिपोर्टिंग का महत्व, ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको समझिए। क्या, रिपोर्टिंग का महत्व, ये अच्छा पॉइंट है, इसको पहले पढ़ते फिर समझते हैं। बोला महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न की घटना की तुरंत रिपोर्ट करना आवश्यक है। यस, अगर उसके साथ में, उनके साथ में ऐसी कोई घटना होती है, रेप होता है उनके साथ में, तो उसकी तुरंत कार्रवाई करवाना बिल्कुल सही है। ये नहीं कि आप लोगों ने आपके साथ में कुछ भी हो गया आप लोग चुप रहो, डर रहे हो कि यार हम कोई क्या कहेगा वो करेगा, हम माँ बाप को नहीं बताते, सहन कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने
हैंड टू हैंड रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, एफआईआर नहीं करवाया है, तो शायद वहां पर आपके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी जाए। हाँ, ये नहीं आपके साथ में हो गया, आप साइन कर रहे हो, फिर आपको एकदम से आप खुलते यार चलो यार अब तो 1 साल हो गया, पुलिस वालों को बता देते हैं, घर वालों को बता देते हैं, तब आपके साथ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब आप ही को ही गलत समझा जाएगा। क्यों? कहां थे आप 1 साल से, अब क्यों आप खुल गई आपकी, समझ में आई बात? तो जो भी चीज होती है साथ ही साथ उस पर एक्शन लो, पीछे मत हटो, ठीक है। हाँ। रिपोर्टिंग से ना केवल समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है, बल्कि सुरक्षित कामकाजी माहौल के लिए एक मिसाल भी कायम रहती है। बिल्कुल, अगर भाई आप लोग किसी चीज के ऊपर लीगल एक्शन तुरंत लोगे तो आने वाली जो चीज होंगी, जैसे मान लो किसी के साथ में रेप हुआ, ठीक है, अब उस लड़की ने डायरेक्ट एक्शन ले लिया उस लड़के के खिलाफ, या फिर उसने उसके साथ में जिसने भी वो गलत काम किया उसके खिलाफ उसने डायरेक्ट क्या ले लिया, एक्शन ले लिया। अब डायरेक्ट एक्शन ले लिया और सारे सबूत उस लड़के के खिलाफ है, किसी के भी खिलाफ कोई भी करे उसके खिलाफ हो, और पुलिस वालों ने फिर कानूनी कार्रवाई करके उसको किसी तरीके की बहुत ऐसी सजा दे दी जो आने वाले ऐसे जुर्म होंगे उन पर रोक लगा सकती है, उन पर रोक लगा सकती है। बट अगर आप लोग रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करवाओगे, ऐसा कुछ अपने साथ, कुछ रेप की बात नहीं कर रहा, कुछ भी गलत काम हो आपके साथ में, कुछ भी गलत काम हो, अगर उस पर आप लोग तुरंत एक्शन नहीं लोगे ना, तो गुनहगार को ये चीजें बढ़ावा देती है और ये सत्य है, तो वो गुनाह आपके साथ में दोबारा भी दोहराया जा सकता है। समझ में आई बात? नियोक्ताओं की जिम्मेदारी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। क्या बोला है? नियोक्ताओं नियोक्ताओं की जिम्मेदारी। नियोक्ताओं की जिम्मेदारी, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नियोक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस, महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब जो उन्हें वहां पर हायर करते हैं ना, तो वो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यस आप हमारी कंपनी में आइए, हमारे साथ काम करिए, टीम अच्छी बिल्ड करें, अपना फ्यूचर ब्राइट करें, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे। आपकी एक और नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, आप लोग जाना YouTube पर जाते हो, गलत चीज देखते हो, आज मेरे कहने से, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने से एक वीडियो जरूर जा, एक नहीं 2 वीडियो है, उसके 2 एपिसोड है, उनको जाकर जरूर देखना। अमित भड़ाना, आपने देखा होगा, काफी सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे अमित भड़ाने की एक बहुत अच्छी सीरीज आई थी वकील को लेकर, एलएलबी को लेकर, उसमें वही चीज दिखाई गई है, उसमें पूरी यही चीज दिखाई गई है, लड़की को लेकर ही उसके ऊपर पूरा वही केस दिखाया गया है। तो आपको वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या चलता है ऑफिस में, क्या चलता है उसमें, जो चीज बताई गई ना स्टोरी, चाहे उसको ना उस पर कम व्यूज हो, लोगों ने लाइक नहीं किया हो, बिल्कुल जो चीज आपको रियली में लाइफ से जुड़ना सिखाती है ना, आप लोग उनको लाइक नहीं करोगे, ये सत्य है, नहीं करोगे। आप लोग, काफी बच्चे ऐसे सोच रहे हैं क्या है यार सर भी भाषण दे रहे, छोड़ो ना, काट के निकलते, ठीक है निकल जाओ, नुकसान आपका मेरा नहीं है, नुकसान आपका मेरा नहीं है, मेरी तो नॉलेज बढ़ेगी, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, लेकिन आपका क्या, आप क्या करोगे? तो जाकर वो दोनों एपिसोड जरूर देखना, बहुत अच्छा है, और पूरा लेसन आपको समझ में आ जाएगा, आप लोगों को आंसर यूं निकलेंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला है, और एक और क्या, सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, वही वाली बात है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण और आगे का रास्ता यानी फ्यूचर क्या है उनके लिए, ये चीज यहाँ पर डिसाइड करी गई है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाले टॉपिक में जो वुमेन्स राइट्स अगेंस्ट रेप एंड सेक्सुअल हरेसमेंट का जो पहला लेसन था हमने कंप्लीट करवा दिया। इसके अंदर 15 मार्क्स का सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने अब यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। पूरे इसके 8 पॉइंट थे, जो 5 पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे बताना यहाँ पर बता दिए, बाकी 3 पॉइंट जो मैंने नहीं बताया वो इसमें लिखे हुए, आप लोग उसे पढ़ लेना, ठीक है। तो अब हम अपना दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर। वो दूसरा लेसन छोटा सा है, ज्यादा नहीं होगा क्योंकि हमारी वीडियो भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। दूसरा लेसन है कास्ट्स के बारे में, जिसमें होगा लॉज अबलॉजिंग अनटचेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एट्रोसिटीज। चलिए अब यहाँ पर ना कास्टिज्म के बारे में बात होगी, एट्रोसिटीज के बारे में बात होगी, ये क्या है, और हमारे स्वतंत्र भारत की भी बात होगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए लेसन नंबर 2 इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, यूनिट 3 का। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 का लेसन नंबर 2।
ठीक है। पहली बात, लेसन नंबर 1 में जितना ज्यादा नॉलेज हो सके, मैंने जितना ज्यादा मोटिवेट हो सके आपको किया, जितना ज्यादा अवेयर होने के लिए कहा मैंने ज्यादातर लड़कियों को, और मैंने सच बोला। तो प्लीज हर एक लड़की से रिक्वेस्ट है कि मेरी कई बातों को गलत मत समझना, बस पॉजिटिव वे में देखना, और मैंने कोई भी गलत बात नहीं बोली है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यही बोली है कि आप जितनी भी लड़कियां हो जाकर उस अमित बढ़ाने की उन सीरीज को देखना, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। और अपने साथ गलत हो तो उसको आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने माँ बाप को सबसे पहले जाकर बताइए आपके माँ बाप क्या कहते हैं। अगर आपके माँ बाप बोले कि नहीं बेटा चुप हो जा, कोई बात नहीं, हो गया, हम गरीब आदमी, नहीं डरना है बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं मम्मी मैं अपने खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी तो लूंगी, जो मेरे साथ हुआ है गलत, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी तो लूंगी, सिंपल, ठीक है। चलिए, पहला इसके अंदर आता है, पहला पॉइंट इसके अंदर निकल कर आता है कानूनी अधिनियम पूर्व स्वतंत्रता भारत। मतलब कानूनी अधिनियम पहले हमारे, मतलब जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था तब हमारे पास में कैसे कानूनी अधिनियम थे, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है जो निकल कर आता है क्या, कानूनी अधिनियम। पहला पॉइंट है कानूनी अधिनियम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। हम यहां पर लिख लेते क्या, पूर्व, हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, पूर्व स्वतंत्र भारत, ठीक है। पूर्व स्वतंत्र भारत के बारे में जान लेते हैं कि भाई जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं होता तब हमारे पास में कानूनी अधिनियम कैसे थे। पहला पॉइंट है हमारा क्या, प्राचीन एवं मध्यकालीन काल। पहला क्या है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काल। सिंपल सी बात बताऊं आपको कि इस काल के अंदर क्या होता था, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है ना उनके अकॉर्डिंग ही गुनहगार होता था, या फिर उसी के अकॉर्डिंग कानून व्यवस्था चलाई जाती थी। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जैसे एक राजा हुआ, उसके शासनकाल में किसी ने कोई गलत काम करके तो उसे पकड़ के लेकर आए, ठीक है, आपकी बात सुनी, दलीलों की बात सुनी, ठीक है, इसके भाई साहब 14 वर्षों का कारागार दिया जाए, ये दिया जाए, फलाना दिया जाए, या फिर उसको सूली पर चढ़ाया जाए। ये सारी चीजें मतलब धार्मिक ग्रंथों पर ही आधारित थी। उन धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जाता, उनके साथ में न्याय किया जाता था। अंग्रेजों का आगमन जब भाई 17वीं शताब्दी आई तब हमारे यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों का आगमन हुआ। कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में हुआ था अंग्रेजों का आगमन। ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ ले अंग्रेजों का आगमन कब हुआ, 17वीं शताब्दी में, ठीक है। कब हुआ था, 17वीं शताब्दी, देखिए पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ कानूनी परिदृश्य बदलना शुरू हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने लगी, शुरू धीरे धीरे क्या होने लगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने लगी, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन ने अंग्रेजों आम कानून पेश किया जो आधुनिक भारतीय कानूनी प्रणाली की नींव बन गया है। मतलब उन्होंने कानून, आम कानून व्यवस्था पेश की जो कि क्या था, हमारे भारत के कानून की क्या बन गई थी, नींव बन गई थी। फिर उसी से हमने धीरे धीरे और अलग अलग कानून बनाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए, संविधान पारित किया, वहां पर अलग अलग तरह के कानून बनाए, आईपीसी की धाराएं लेकर आए, पत्नी कितनी सारी धाराएं लेकर आई, जो हमने वहां पर हमारी कानून व्यवस्था को उसने क्या रखा, बहुत अच्छी तरीके से बनाए रखा, ठीक है। फिर आई प्रमुख अधिनियम। अब यहाँ पर निकल कर आते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमुख अधिनियम। अगर देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्वेश्चन घुमा फिरा के 5 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है कि पूर्व स्वतंत्र भारत के प्रमुख अधिनियम कौन से थे, विस्तार से चर्चा करें, जो और में क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो आते हैं ना कि लास्ट में क्वेश्चन निकल कर आता है कौन सा आपका, कि निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां कीजिए, किन्हीं दो पर राइट अ शॉर्ट नोट एनी टू, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। यहाँ पर कौन सा है, प्रमुख कानून अधिनियम, क्या प्रमुख कानून अधिनियम, राइट। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा, पहला कानून अधिनियम कौन सा है, 1773 का विनिमयन अधिनियम। इसके अंदर क्या है, इस अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। 1773 का जो विनिमय अधिनियम था, इसने क्या करी थी, सबसे पहले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी, यानी हाई कोर्ट, जिसकी अध्यक्षता एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई, जिनका अधिकार क्षेत्र भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर था, राइट।
दूसरा अधिनियम कौन सा था? 1860 की भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इसको लिखना जरूरी है। 1860 की भारतीय दंड संहिता, जिसे हम बोलते हैं आईपीसी। आईपीसी हम इसे बोलते हैं। थॉमस बबिंगल मेकाले द्वारा तैयार आईपीसी एक व्यापक आपराधिक संहिता है जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ बन चुकी है। आज के टाइम पर ये आईपीसी इतना ज्यादा हद तक आगे बढ़ चुका है कि अगर जो भी जस्टिस होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं भाई, इनको दोषी करार मानते हुए आईपीसी की धारा इतने के तहत इनको फांसी की सजा या फिर उम्र कैद की सजा या फिर 2 साल की 7 साल की सजा सुनाई जाती है। आईपीसी और सेक्शन, बाकी सेक्शन लेते हैं कि सीआरपीसी, आईपीसी, इन सब चीजों के थ्रू क्या उन्हें सजा दी जाती है। तो आईपीसी किसने, कौन लिखा है? थॉमस बबिंगटन मेकाले द्वारा आईपीसी एक व्यापक आपराधिक संहिता है। दूसरा है 1859 की यानी 1859 की सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी। कौन सा है? 1859 की सिविल, जिसे हम बोलते हैं सीपीसी, प्रोसेस संहिता। इस कोड ने अदालतों में सिविल मामलों की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की, जिसमें सिविल मुकदमेबाजी के लिए रूपरेखा, सिविल यानी जो भी जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या काम होते हैं उनसे रिलेटेड क्या रखे गए, इसमें कानून बनाए गए। 1872 का भारतीय अनुबंध अधिनियम, इस अधिनियम ने भारत, कौन सा है लिखते चलो आप लोग, मुझे पता भूल जाओगे। 1872 का क्या है? 1872 का भारतीय अनुबंध, दिखाई दे रहा ना, लिखा रहा ना, यस। भारतीय अनुबंधों के सिद्धांत और विनिमय सांप्रदायिकता समझौतों को प्रभावित। अगला क्या है? 1865 का भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम। उत्तराधिकारी का मतलब समझ जाओ, यानी वसीयत, जितनी भी वसीयत नाम की गई कि भाई हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो ये अधिनियम आया गया। कौन सा अधिनियम था? 1865 का भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम आया। ठीक है, तो अब तक मैंने 3 पॉइंट आपको समझा दिए, इसके अंदर एक चीज समझा दी है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है इसके अंदर? चौथा पॉइंट समझो, सुधार और आंदोलन। चौथा पॉइंट क्या है आपका? सुधार और आंदोलन। सुधार और आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान भेदभावपूर्ण प्रथाओं में बदलाव की वकालत करते हुए विभिन्न सामाजिक और कानूनी सुधार आंदोलन उभरे। मतलब क्या है? आंदोलन वो आंदोलन आए जो भेदभाव की भावना को कतई खत्म कर दे। ठीक है, धीरे धीरे खत्म करते चले गए। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के क्या आए थे? आंदोलन आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव, मतलब लास्ट पॉइंट है यहाँ पर क्या? स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव क्या मतलब है इसका? देखो, बोला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कानूनी अधिनियम और ब्रिटिश कानूनी प्रणाली की अक्सर आलोचना की जाती थी। महात्मा गांधी जैसे नेता ने कानूनी और सामाजिक समस्याओं के स्वदेशी समाधान की वकालत करते हुए स्वराज यानी स्वशासन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया। बिल्कुल हमारे गांधी जी शुरू से ही क्या करते हैं? स्वराज यानी अपना शासन और आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए आए हैं, जो अब दोबारा से वो स्कीम चली गई है, आत्म भारत। ठीक है, स्कीम दोबारा से चालू करी गई है। ठीक है, एक हमने कानूनी अधिनियम पढ़े, कौन से? पूर्व स्वतंत्र यानी स्वतंत्रता से पहले हमारे पास में कौन कौन से कानूनी अधिनियम चलते थे, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए अच्छे से। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। राइट, चलिए अब स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से कानून थे इनको पढ़ लेते हैं। राइट, चलिए तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कानूनी अधिनियम स्वतंत्र भारत। अब हमारा भारत स्वतंत्र है पूरी तरीके से। ठीक है, किसी का कोई अधिकार नहीं हमारे भारत पर, हम स्वराज हैं, हम स्वतंत्र हैं। समझ में आई बात?
अब भारत जब स्वतंत्र हो गया है, जब भारत जब स्वतंत्र है, तब यहाँ पर कौन कौन से कानूनी अधिनियम है, इनको भी हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले भारत का संविधान 1950 में पारित किया गया, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत का संविधान देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, जो भी चीज लिखी हुई है, हमारे 455 अनुच्छेद है, अप्रोक्स 455 अनुच्छेद है, वो कौन है, किसके अंदर लिखा हुआ है, अनुच्छेद भारत का संविधान। और उन 455 अनुच्छेद के अंदर हमारे सारे कानूनी हथकंडे लिखे हुए हैं, हमारे सारे अधिकार उसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ, यह शासन के लिए मौलिक ढांचा है, बिल्कुल हमारे लिए मौलिक ढांचा है, प्रदान करता है समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों को स्थापित करता है। बिल्कुल, हमको समानता देता है, हमारे मौलिक अधिकार देता है, और हमें क्या देता है, न्याय के अधिकार ये देता है, कौन, हमारा संविधान। दूसरा है हिंदू दंड कोड 1955 से लेके 1956, ये एक अधिनियम है, यानी हिंदू व्यक्तिगत कानून में सुधार और संहिताकरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू दत्तक गण और भरण पोषण अधिनियम और हिंदू अल्पसंख्यक और साक्षरता अधिनियम साहित्य हिंदू साहित्य विधेयक पेश किए गए थे। मतलब ये जितने भी अधिनियम थे, जितने हिंदुओं से रिलेटेड थे, वो कब पेश किए गए, हिंदू दंड कोड इसके अंदर पेश किए गए। दूसरा है विवाह विशेष विवाह अधिनियम, यानी आज के टाइम पे ये पहले से विवाह के लिए काफी अलग अलग नियम बनाए गए हैं। ठीक है, कि भैया एक नियम जैसे चलता है, जो फेमस है अभी वही होता है, लेकिन बच्चे तो गलत राह पर ही चलते आए हैं यार अभी भी, है ना। पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है, वो एजुकेटेड नहीं है या फिर क्या उनका दिमाग खराब है, जो आपस में एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बाद में कुछ नहीं होता, एक दूसरे को पुलिस को पकड़ा दिया जाता है, ठीक है, कुछ नहीं होता, पकड़े जाते हैं, पिटते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं, किसी और से किसी और की शादी हो जाती है, सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष अधिकार है, जैसे भाई 18 साल का हो या फिर 21 साल की, लास्ट लड़का होना चाहिए 21 साल का, तब जाकर आप लोग लीगली शादी कर सकते हो। लड़की भी अब 21 साल कर दी गई है, काफी लगभग 4-5 साल पहले में भी, हाँ 4-5 साल पहले 21 साल की गई है, वरना पहले तो 18 साल से ऊपर वाले को ही नाबालिग माना जाता था। लेकिन अब भी सिर्फ 21, अब भी माना 18 साल वाले लेकिन जाता है। लेकिन सही बताऊं, शादी की एज कब है, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लो, तब आप अपने घर वालों से पूरे हक से कह सको, हाँ मम्मी, हाँ पापा, अब हमारी शादी की उम्र हो गई है। फिर चौथा है आपका दहेज निषेध, सॉरी विवाह विशेष अधिनियम के अंदर पहले पढ़ लेते हैं, सॉरी विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों के लोगों या नागरिक विवाह चुनने वालों की अपनी यूनियनों को कानूनी रूप से पंजीकृत करने की अनुमति देता है। मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर अधिनियम ये थे कि भाई आप जिस धर्म से आप रिलेट करते हो, आप उसी धर्म की लड़की या लड़के से शादी कर सकते हो। फिर आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। यह धार्मिक विवाह का एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प प्रदान करता है और अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देता है। बिल्कुल ये चीज मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि माँ बाप के लिए तो सही है कि भाई हमारी जाति की लड़की हो, हमारे जाति का लड़का हो, हमारे कास्ट हो, हमारे धर्म हो, ठीक है, बट क्या कहीं हद तक ये सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बट मेरे लिए तो मैं इसको कुछ और नजर से देखता हूँ, आप लोग क्या देखो वो एक आपके ऊपर डिपेंड करता है। चौथा है दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया था कि भैया दहेज लेना कानूनी अपराध है, और ये सत्य है, कानूनी अपराध है। लेकिन आज के टाइम पर फिर भी होता है कि अगर कोई दूल्हा अच्छा सरकारी नौकरी हो, 2 करोड़ 3 करोड़ 50 करोड़ ऐसे रुपए दिए जाते हैं। आप लोग सोचे 50 करोड़ कौन देगा, दिए जाते हैं, लड़की को गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं। हालांकि आप लोग लड़की को दे रहे हो कि भाई अपनी हमारी लड़की चलाएगी, गाड़ी चला लेगी, बाइक चला लेगी, रह लेगी उसके लिए, बट कानूनी तौर पर ये गलत होता है। ठीक है, तो इस पे निषेध लगाया गया। कौन सा अधिनियम लगाया गया, 1961 अधिनियम पारित किया गया, राइट, 1961 अधिनियम पारित किया गया। मृतत्व लाभ अधिनियम, ये क्या है, इसको पढ़ो। मृतत्व, ये क्या है यहाँ पर, मृतत्व लाभ अधिनियम, इसको पढ़ो जरा ध्यान से।
इसको सॉरी 1961, हाँ दोनों 1961 में आए थे। मृतक लाभ अधिनियम महिला कर्मचारियों को संवैधानिक मृतक अवकाश और अन्य लाभों की गारंटी देता है। यह गर्भाशय और प्रसव के दौरान कामकाजी महिलाओं की भलाई सुरक्षित करता है, कार्यबल के लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। मतलब क्या है, यहाँ पर अगर भाई कोई महिला है या ऑफिस गोइंग है या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो प्रेग्नेंट होती है, तब भाई पता है प्रेगनेंसी है, बहुत रिस्की चांस होता है, अगर एक भी गलत कदम उठाया तो हमारी नई पीढ़ी, हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है, ये सच है। तो वहां पर क्या उनको अलग अलग अधिकार दिए गए कि भाई आप लीव ऑफ एब्सेंट ग्रांट कर सकते हो, आप लोग लीव लेके जा सकते हो, आपको सारी सहायता दी जाएगी, ये नहीं कि भाई आपकी सैलरी काट ले, नहीं, आपको किसी ना किसी तरीके से मदद पहुंचाई जाएगी गवर्नमेंट के अधिनियम के थ्रू 1961, मृतत्व लाभ अधिनियम 1961 के थ्रू। ठीक है। दूसरा है समान पारिश्रमिक अधिनियम, बहुत आसान है, 1976, मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको भैया हर किसी को काम करने का अधिकार है, उनको समान परीक्षण दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि एक मिस्त्री उसको 800 रुपए मिल रहे हैं, 800 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, और एक मिस्त्री उसको 600 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, ये असमानता नहीं होनी चाहिए किसी के भी अंदर। ठीक है। दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, जो कि क्या देता है, 14 वर्ष से सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार देता है। ये तो एक अलग बात है, 14 वर्ष, ये तो हमारे अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो शिक्षा का अधिनियम अधिकार ये बोलता है कि भैया सभी को शिक्षा का अधिकार है, ये नहीं है कि वो बूढ़ा हो गया है या फिर वो औरत है या फिर वो लड़की है, नाबालिग है, कुछ भी है, नहीं। एजुकेशन की कोई एज नहीं होती, आप किसी भी टाइम कभी भी कहीं पर भी एजुकेशन ले सकते हो, ये आपका अपना मौलिक अधिकार, आप इसे बोल सकते हो, लेकिन बोलने का आप बोल सकते हो बट है नहीं, लेकिन ये आपका अधिकार है और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। शिक्षा और पढ़ने का सभी को अधिकार है, सिंपल सी बात। ठीक है। अगला अधिकार कोई यहाँ पर जगह नहीं है, को मैं बता देता हूँ, वही कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है उनको, भाई उनके साथ में कोई गलत काम होता है तो वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है, साथ में वो जिस पर्सन के खिलाफ लीगल एक्शन लेती है, अगर वो पर्सन दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसको सजा प्लस उससे कंपनसेशन ले सकती है। ये महिला का अधिकार है और ये इनसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है। तो ये 3 अधिकार थे, ये 9 अधिकार थे पूरे, जो कानूनी अधिनियम स्वतंत्र भारत के बाद आए थे, और यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले लेसन का। लेसन नंबर 2 का, यूनिट नंबर 3 के लेसन नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो 15 मार्क्स का था, क्योंकि इसके अंदर टोटल 9 अधिकार है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। समझ में आई बात मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए मैं इस वीडियो में सिर्फ 2 ही लेसन को डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो हो चुकी है काफी ज्यादा लंबी और आप लोग बोर भी हो जाओगे, बट मैंने बोर जैसी करने वाली बात यहाँ पर बोली नहीं है, जहां तक मुझे पता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई है और आपको रिलेवेंट चीज दी है। समझ में आई मेरी बात दोस्तों? आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, और मैंने यहाँ पर जितने भी वर्ड का यूज किया प्लीज नेगेटिव मत लेना, आपकी भलाई के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए, किसी को गलत कमेंट के लिए मैंने यहाँ पर कोई वर्ड यूज नहीं किए। तो इतना तो मैं माफी चाहता हूँ, अगर बोल दिया हो तो सभी से माफी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना, साथ में कमेंट करके बताना कि वीडियो में कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ये नहीं लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट था, हमें बताया नहीं सर ने, तो प्लीज इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस वीडियो से रिलेटेड हर एक डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। बाकी हमारी वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।